हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, हमारी जो भी आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली हैं और बहुत ही जल्द होंगी, इसको उम्मीद भी है हमें। लेकिन आप लोग निरंतर प्रैक्टिस सेट करते रहिए ताकि हमारे अंदर की जो भी जिज्ञासाएँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, उसे हम दूर कर सकें। इसी के संदर्भ में हम आपके बीच प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा, मनसावाचक कर्म, और ऑप्शन बी है व्यवहार में संयम, ऑप्शन सी है सभी के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन डी है पापों से भय। तो इसमें अशोक के धम्म का जो सैद्धांतिक पक्ष नहीं है मित्रों, वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि इसमें सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए अशोक नहीं कहता है मित्रों। बाकी अहिंसा, व्यवहार में संयम और पापों से भय के लिए अशोक के धम्म के सार में मिलता है मित्रों। लेकिन यही सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, अशोक के इस यही चीज़ नहीं मिलता है धम्म में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, चैत्य, स्तूप, गुहा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा मित्रों, स्तंभ। स्तंभ से ही जो है मौर्य काल की सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं मित्रों। और ये लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं मौर्य काल के जितने भी स्तंभ हैं मित्रों। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? तो आपको बताना है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अशोक का जो मुख्य उद्देश्य था धर्म प्रचार करने के लिए क्या था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो धर्म का प्रचार इसीलिए किया था मित्रों ताकि उसके प्रजा में जो है अच्छे गुण, अच्छे आचरण आ सकें। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उसने धर्म का प्रचार करवाया था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मित्रों, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए वो अधिकारी कौन था? उसे क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था कि युद्ध कहा जाता था कि यामत कहा जाता था कि धर्म महामात्र कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार जो करता था मित्रों, वो अधिकारी जो होता था उसे धर्म महामात्र कहा जाता था। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों, आप लोग जरूर से ज़रूर पढ़ें और बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इसमें जो भी हम बता रहे हैं उसको आप लोग को याद रखना होगा। घुमा फिरा के प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कर, कृषि, टकसाल, और ऑप्शन डी है नौसेना। तो सीता अध्यक्ष जो होता था मित्रों, वो कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। ठीक है, सीता अध्यक्ष क्या होता था? कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। और सीता नामक जो है वो कर होता था। ठीक है मित्रों, सीता जो होती थी वो कर होता था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है कि मौर्य काल में सीता कर लगाया गया जंगली भूमि पर, गांव की कृषि योग्य भूमि पर, राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसमें मित्रों सी सही हो जाएगा कि राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसी पर सीता कर लगाया जाता था मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। अब आपको बताना है कि धर्म शब्द का ही रूपांतरण दूसरा रूप है धम्म। इससे संबंधित क्या है? ये संस्कृत भाषा से है कि पाली भाषा से है, प्राकृतिक भाषा से है कि अपभ्रंश भाषा से है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा मित्रों, ये प्राकृतिक भाषा से है। बाकी जो बौद्ध धर्म का वो होता था मित्रों भाषा, वो तो पाली भाषा होता था, लेकिन धम्म यहाँ धम्म शब्द दिया है इसलिए आपको कन्फ्यूजन के लिए पाली भाषा दिया है। धम्म शब्द आप किससे संबंधित कर सकते हैं? ये प्राकृतिक भाषा से। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये सुमेलित करने वाला मित्रों प्रश्न है। क्या है? सुमेलित करने वाला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, वन लाइनर करके पूछा जा सकता है। लिखा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
ऑप्शन ए है कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ, कलिंग युद्ध कब हुआ, कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल कब हुआ, और अशोक की मृत्यु कब हुई मित्रों। तो इनमें से जो भी पहले होगा वही पहले होगा। तो सबसे पहले मित्रों कलिंग युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कलिंग युद्ध। और किसने किया था कलिंग युद्ध? अशोक ने किया था मित्रों। आप लोग इसको भी जानते हैं। ये कलिंग युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख में, क्या 13वें शिलालेख में मित्रों इसका उल्लेख मिलता है कलिंग युद्ध का। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। सबसे पहले कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद अशोक की मृत्यु होती है मित्रों। ठीक है, तो हमारा 2 और 4, 2 ये 1 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ये 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद है मित्रों क्या कनिष्क का राज्य अभिषेक आता है। ठीक है, कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क था मित्रों। उसके बाद कुषाण शासक आता है कनिष्क, मौर्य काल के बाद आता है वो। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ये कनिष्क आते हैं। उसके बाद आता है मित्रों गुप्त काल। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ये जो है गुप्त शासक था मित्रों। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगा 3, मतलब जहाँ होगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर इसको याद करके रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर काल याद होगा कि मौर्य काल कब आया, उसके बाद कौन सा काल आया, फिर उसके बाद कौन सा काल आया, ये हमें सीक्वेंस से याद होना चाहिए, ताकि हमें जो है ऐसे मिलान करने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर हमें सबका काल याद रहेगा तो, जैसे मौर्य काल, उसके बाद कौन सा काल आया, फिर उसके बाद गुप्त काल कब आया। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था। अब यहाँ दिया है मित्रों कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर कौन था। तुसाप था, कि पुष्यगुप्त था, कि बिंदुसार था, कि राधागुप्त था। तो मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो सौराष्ट्र का ये प्रांतीय गवर्नर था मित्रों, या जो है आजकल के जो राज्यपाल होते हैं उस तरीके से होता था, लेकिन वो प्रांतीय गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त था। इसको नियुक्त कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से इसी ने पुष्यगुप्त ने जो है वहाँ जो है सुदर्शन झील का जो है मित्रों वो निर्माण इसने करा था। किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। ठीक है, जो सुदर्शन झील है सौराष्ट्र में, वहीं पे इसने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण किया था पुष्यगुप्त ने। ठीक है, किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था या थे? केरल, तमिलनाडु, और ऑप्शन सी है उपयुक्त ए और बी, और ऑप्शन डी है कश्मीर। तो यहाँ हमसे ये पूछ रहा है मित्रों कि मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था, कि मतलब मौर्य साम्राज्य में कौन कौन थे नहीं थे। तो इसमें मित्रों केरल और तमिलनाडु नहीं थे, बल्कि कश्मीर तो था ही। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों नहीं थे। केरल और तमिलनाडु ये दक्षिण भारत में पड़ते हैं, यहाँ उसका साम्राज्य नहीं था मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु, बंगाल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों वो तमिलनाडु था। बाकी अफगानिस्तान भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, बलूचिस्तान और बंगाल ये सभी शामिल थे मित्रों, लेकिन तमिलनाडु उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही दूरी तक फैला हुआ था मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु है मित्रों, वही जो बाकी और सभी कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये अशोक के साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन तमिलनाडु, केरल ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के भी या मौर्य शासन में भी ये तमिलनाडु और केरल ये सब मतलब मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे मित्रों, बाकी सभी थे। आप लोग याद कर लें कि तमिलनाडु और केरल दो ही का काम चल जाएगा, कि तमिलनाडु और केरल जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था? समाहर्ता, अर्थाध्यक्ष, सन्निधाता, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी जो होता था मित्रों वो समाहर्ता होता था। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यही राजस्व वसूल करता था और यही राजस्व को इकट्ठा करवाता था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी इसमें ए सही हो जाएगा। समाहर्ता उसे कहा जाता था। जो भी राजस्व विभाग की देखरेख करता था वो
क्या कहलाता? समाहर्ता। ये क्वेश्चन आ चुका है मित्रों 2021 वाले में, ये टीजीटी में आया था मित्रों, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, ये सुमेलित करने वाला है दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम लोग मिलाते हैं कि लिखा है तीर्थयात्रियों को सुमेलित करना है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था आपको बताना है, और फायान किस वंश के शासनकाल में आया था, और ह्वेनसांग किस वंश के शासनकाल में आया था। तो मेगास्थनीज जो आया था मित्रों वो कब आया था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, तो ये मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा मित्रों। और फायान जो आया था मित्रों वो कब आया था? वो गुप्त वंश गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें 3 हो जाएगा, और बचा ऑप्शन सी ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग आप सब जानते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और हर्षवर्धन का जो वंश था वो पुष्यभूति वंश कहलाता था मित्रों। तो इसलिए हमारा 2, 3 और 1 ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, इसको आप लोगों को याद करना है, और जो भी हमने बताया किसके शासनकाल में आया था सभी को बताया, और सभी जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फायान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के शासनकाल में आया, गुप्त शासक था चंद्रगुप्त। और ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, आपको जरूर याद रखना होगा इसको। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न लिखा है कि बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है मित्रों। यहाँ नहीं शब्द दिया है मित्रों कि अशोक का जो बराबर की गुफा है मित्रों उसमें अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमर्स ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। तो इसमें मित्रों तीनों गुफा जो है कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, ये अशोक के अभिलेख से उत्कीर्ण है मित्रों। लेकिन लोमर्स ऋषि जो गुफा है मित्रों वही अशोक के गुफाओं से संबंधित बराबर गुफा संबंधित नहीं है। इसका निर्माण जो हुआ था लोमर्स ऋषि का, वो अशोक के पौत्र थे मित्रों। क्या? अशोक के पौत्र दशरथ जो है उन्होंने ये लोमर्स ऋषि को जो है लोमर्स ऋषि गुफा का निर्माण करवाया था। कौन? दशरथ। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और ये विश्व विख्यात है मित्रों। ठीक है, बहुत विश्व विख्यात लोमर्स ऋषि गुफा बहुत ही सुंदर बना है, और किसने बनवाया? दशरथ ने बनवाया था मित्रों। बाकी कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा जो है अशोक ने इसको बराबर समूह के जो गुफा थी वहाँ पे बनवाया था मित्रों। आपको तीनों याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? रोमनदेही स्तंभलेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभलेख की भाब्रू लघु शिलालेख। तो इसमें मित्रों बुद्ध धम्म और संघ में जो विश्वास प्रकट करता है मित्रों वो है भाब्रू लघु शिलालेख। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा मित्रों। इसी में जो है बुद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है अशोक। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में है? शिलालेख मित्रों 12 में, शिलालेख 6 में मित्रों, कि भाब्रू लघु शिलालेख की स्तंभ लेख मित्रों इसमें दिखा है 4 में। तो इसमें जो है मित्रों जो अभी हमने पढ़ा कि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था जो है विश्वास था वो भाब्रू शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अशोक किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलता है? भाब्रू या 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख, उपयुक्त सभी। तो नियमों की जानकारी मित्रों वो सभी में मिलता है। भाब्रू और 13वां शिलालेख, 7वां शिलालेख सभी में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी हमें मिलती है। अशोक के बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी भाब्रू और 13वां शिलालेख और 7वां शिलालेख इनमें सब में मिलता है मित्रों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में, उज्जैन में। अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए थे मित्रों? तो गिरनार में। ऑप्शन हमारा भी सही है। गिरनार कहाँ है? गुजरात में मित्रों। ठीक है, गिरनार कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, यहाँ 14 शिलालेख पाए गए थे मित्रों। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है?
द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख कि 10वां शिलालेख। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। धार्मिक सामंजस्य का जो बात कहता है अशोक, वो 12वां शिलालेख में कहता है मित्रों। ये भी 2021 में आ चुका है क्वेश्चन मित्रों, या घुमा के प्रश्न पूछ सकता है फिर से, ठीक है। जो धार्मिक शिलालेख धार्मिक सामंजस्य की बात जो करता है वो 12वां शिलालेख में ये हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? शिलालेख 2 में, स्तंभ लेख 7 में, शिलालेख 12 में, शिलालेख 13 में। तो मित्रों धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है मित्रों, या धार्मिक सामंजस्य की बात करता है अशोक किस शिलालेख में? तो 12वां शिलालेख में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। शब्द को सिर्फ घुमा घुमा के पूछा जाता है मित्रों, और कुछ नहीं है। आप लोग जरूर शिलालेख को कम से कम 4-5 शिलालेख जो हैं, द्वितीय शिलालेख, 7वां शिलालेख, उसके बाद 12वां 13वां शिलालेख के बारे में जरूर आप लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं मित्रों, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। लिखा है कि किस अभिलेख में अशोक कहता है सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो? 10वां शिलालेख, 6वां शिलालेख, 5वां शिलालेख कि 12वां शिलालेख? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 12वें शिलालेख में कहता है कि सभी संप्रदायों का सार तत्व में वृद्धि हो। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 12वां शिलालेख में करता है, ठीक है मित्रों, क्योंकि धार्मिक सामंजस्य की बात इसी में करता है, 12वां शिलालेख में ही मित्रों, ठीक है। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।